हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब मज़े में होंगे। केम छो, है ना, बिल्कुल मज़े में, राइट। आई एम बैक अगेन फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो और लेक्चर। ठीक है, बताओ जरा लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने। सर लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना, याद आ रहा है ना। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ, राइट। एक कदम इसकी तरफ, धीरे धीरे 100 कदम बढ़ाएंगे तो यहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। तो फिर से इसकी तरफ एक और कदम बढ़ाते हैं और आज अपना अगले लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने पिछले लेक्चर पढ़ा होगा तो अच्छे से बात समझ में भी आ गई होगी कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, है ना, जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, याद आ रहा है कुछ हमने ये पढ़ा था। ठीक है, वोडाफोन की केस स्टडी मैंने आपको बताई थी, राइट, शॉर्ट में। डिटेल में फिर कहीं मौका लगेगा, फिर मौसम में बाहर आएगी तो फिर मैं तुम्हें डिटेल में बता दूंगा किसी दिन। हालांकि सीए वाले बच्चों को बताता हूँ मैं डिटेल में। ठीक है, खैर ये बात की बात है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो आपकी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ होती है, जो आप अपने हिसाब से भी डिजाइन कर सकते हैं। हमने टोयोटा वाले भी हमने प्रिंसिपल पढ़े थे और आपने उसको नोट डाउन भी किया था। ठीक है, लेकिन हमें जो प्रिंसिपल पढ़ने हैं वो आपके अंतरात्मा की आवाज़ को पहले से ही जगा चुके हैं। यानी हमें जो प्रिंसिपल पढ़ने हैं अपने एग्जाम के लिए, वो पढ़ने हैं हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल। कौन से प्रिंसिपल पढ़ने हैं? हेनरी फेयोल के। तो आपने जो अपने कंपनी के लिए प्रिंसिपल डिजाइन कर रखे हैं वो एक अलग मैटर है। ठीक है ना, कि आपने जो डिजाइन कर रखे हैं वो डिजाइन कर लिए, वो एक अलग मैटर है। हमारा एग्जाम में उसको कोई लेना देना नहीं, हम एग्जाम के पर्पज से सोच रहे हैं। हमारा एग्जाम से कोई लेना देना नहीं उनका कि टोयोटा ने कैसे प्रिंसिपल बनाया, हमें वो नहीं पढ़ने। आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या प्रिंसिपल बनाया, कि सीधा छोटे लेवल सीधा कमिश्नर बना दिया, हमें वो नहीं पढ़ना। ठीक है ना, हमें तो पढ़ना है कि जो हर जगह कॉमन लगता है। ठीक है, तो एक महान इंसान थे, ठीक है ना, जिनका नाम था हेनरी फेयोल, राइट। क्या नाम था? ये फोटो भी लग रही है इनकी छोटी सी, ठीक है ना, सूट बूट पहन के मूंछ वाले थे। ठीक है, समझ ना बात। इनका जन्म हुआ, इनका हैप्पी बर्थडे कब था? हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे वाला गाना गाएंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू, राइट। तो चलिए इनका हैप्पी बर्थडे मनाते हैं फिर से। इनका हैप्पी बर्थडे हुआ था फ्रांस में। हाँ सर, फ्रांस में हुआ था। कहीं मौका मिले तो इनके घर पे हो जाना। 1841, तो ये तो मिलेंगे नहीं, हाँ इनकी आत्मा जरूर मिल जाएगी तुम इनके घर पे। ठीक है, 1841 में याद है जब इनका जन्म हुआ था, तब तुम शायद पिछले जन्म में तो बोले पिछले से पिछले जन्म में रहे होंगे, इसलिए तुम्हारी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। एक सीरियल है राज पिछले जन्म का, हम उस सीरियल में जाएंगे, फिर पिछले से पिछले जन्म की यादें ताज़ा करेंगे, तो आपको याद आएगा बात कि हाँ भाई ये 1841 में इनका जन्म हुआ। तो उन्होंने मैनेजमेंट की थ्योरीज बनाई बहुत सारी। तो इन्होंने 40, मैं हालांकि यहाँ लिख रहा हूँ, जिन बच्चों के पास ये बुक पहुँच चुकी है, ठीक है ना, राइट, आगरा वाले बच्चे, लखनऊ वाले बच्चे, जयपुर वाले बच्चे, इन जगहों पे बुक पहुँच चुकी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने इस बुक को ऑर्डर किया, भरोसा किया। वो बच्चे सारे इस साइड वाले पेज पे लिखेंगे, इस साइड वाला पेज इसलिए खाली, यहाँ खिचड़ी नहीं पकाएंगे, यहाँ साफ सुथरी बातें लिखेंगे। साइड वाले पेज पर उससे रिलेटेड दूसरी बातें लिखी जाएंगी। ठीक है, समझ बात। तो देखो 1841 में जन्म हुआ, इन्होंने बहुत सारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनाए, मैनेजमेंट की थ्योरीज लिखी। मेजरली इनके जो वर्ल्ड वाइड फेमस हुए वो 14 प्रिंसिपल्स फेमस हुए। कौन से प्रिंसिपल फेमस हुए? 14, हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब इनके इतने फेमस हुए कि सबने ये अपनाया। अब तुम इन्हें पढ़ने के बाद तुम्हें जानकारी हो जाएगी, हाँ सर ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हर कोई अपनी कंपनी में लगाता ही होगा। अगर नहीं लगाएगा तो जाने अनजाने वो लगा चुका है। ठीक है ना, उसने कभी जिंदगी में पढ़े नहीं होंगे पर वो प्रिंसिपल लगा चुका होगा। आपके घर में भी प्रिंसिपल लगते हैं, अभी बताऊंगा कैसे। ठीक है ना, मम्मी ने पढ़े नहीं, पापा ने पढ़े नहीं, फिर भी आपके घर में प्रिंसिपल लगाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या बोला गया? ही इज द फादर ऑफ, इनको बोला गया ही इज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। जनरल, ठीक है ना, थोड़ा सा साइड में प्रोफेसर दिख नहीं रहा, ओके हो गया साइड में। जनरल मैनेजमेंट आप साइड वाले पेज में लिखेंगे यहाँ पर, ही इज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, और यही HOTS बन जाएगा।
हु इज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट? तो आप क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे हेनरी फ्योल इज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। पापा बैटरी उल्टे लगाइए पापा, तो बम कैसे फटेगा पापा? ठीक है ना, तो ये वही पापा है किसके? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए। हालांकि अपने एग्जाम में सीधा फोकस करते हैं प्रिंसिपल के ऊपर ही। ठीक है, इधर की बातें मैं डिटेल में नहीं बता रहा आपको इनके बारे में बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे कोर्स से कोई लेना देना है नहीं। सीधी बात, नो बकवास, फ्लाइट की तरह हम अपना काम करेंगे। ठीक है, फिलहाल इतनी बात याद रखेंगे, कौन है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट? ठीक है जी, राइट। अब बात करते हैं आगे की। सर ये फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट तो है, इन्होंने ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स बनाए हैं? ठीक है, राइट। सबसे पहली बात करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। भैया ये हमारे घर में भी लगता है, ठीक है ना? ठीक है, यानी काम को बांटेंगे। पुराने जमाने का गाना चलेगा, ठीक है, साथी हाथ बटाना, साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलके है काम कराना, साथी हाथ बटाना। सर ये कौन सा गाना है? अरे तुम्हारे पिछले जन्म का गाना है, ये मेरे पिछले जन्म का गाना है। 50s में गाना था, कभी मैंने सुन लिया ऐसे, पता नहीं क्यों सुन लिया मैंने, मुझे खुद नहीं पता, मैं अभी होश में नहीं हूँगा, सुन लिया। तब मुझे पता लगा, मैंने कहा अरे गाना तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ये गाना यही बताता है कि साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा, ठीक है, मिलके है काम कराना, साथी हाथ बटाना। यानी कि एक अकेला इंसान सारे काम नहीं कर सकता, वो थक जाएगा। आपकी मम्मी के साथ भी तो यही है, साथी हाथ बटाना, है कि नहीं बात? क्या मम्मी सारे काम कर लेंगी? नहीं, अगर वो घर का मैनेजमेंट संभालती है तो सारे काम नहीं कर सकती, वो काम को बांटती हैं। ठीक है ना, पापा बाजार से सब्जी लेके आएंगे, है ना, तुम बाजार से दूसरा सामान लेके आओगे, मम्मी 100 रुपये देंगी, 70-80 रुपये का सामान आएगा, तुम बस बोल दोगे मम्मी 100 रुपये का सामान आ गया, 20 रुपये खा गए। ठीक है, जो बच्चे मुस्कुरा रहे हैं तो अपने पीले पीले दांत दिखा रहे हैं, वो बच्चे काम कर चुके हैं या रोज ही करते हैं, है ना? सर क्या करें सर, खर्चा बहुत है। हाँ ये बात तो सही है भाई, खर्चे तो बहुत है, मुझे पता है तुम्हारे। खैर चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। मम्मी बुक आनी है, राइट, सर की, सर ने बताई है 1000 रुपये की बुक है, ठीक है, राइट, है ये 900 की, 1000 रुपये घर से ले लिए, हो गया काम। ठीक है, तो ऐसे खतरनाक काम ना करो, है कि नहीं बात? गंदी बात होती है, शायद कपूर आके नाचेगा, गंदी बात, गंदी 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 बात, राइट। तो मम्मी सारे काम कर लेंगी नहीं ना, कुछ काम पापा ने किया, कुछ काम तुमने किया, तो यानी मम्मी ने काम को क्या किया है? बांटा है। ठीक है, घर में जो मेड आती है वो कुछ काम करती है, मम्मी कुछ काम करती है, पापा कुछ काम करते हैं। आप अपने घर के मैनेजमेंट को संभालने के लिए जो काम करते हो वो शायद मम्मी नहीं करती। ठीक है, तो इसे बोलते हैं डिविजन ऑफ वर्क, राइट। यानी वर्क कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्पेशलाइज्ड टास्क एंड परफॉर्म बाय ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो कौन परफॉर्म करेगा? परफॉर्म बाय ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट, यानी जो बंदा काम करेगा वो ट्रेंड होगा, स्पेशलिस्ट होगा उस काम में। ऐसे नहीं बढ़ जाएगा वो काम कि किसी को भी दे दिया। ठीक है, वो काम होता है ना, जिसका काम उसी को साझे, बस वही वाली बात। सर जिसका काम उसी को साझे, ठीक है ना, तो यह हम बोल सकते हैं सर जिसका काम उसी को बांटे, साझे या, अरे चल नहीं रहा, साझे या बांटे, है ना, राइट। इससे क्या होगा? डिवीजन ऑफ वर्क से देखो ये लिखी नहीं बात, टाइम, एनर्जी, है ना, टास्क जल्दी हो जाएगा, एक्यूरेट होगा, जो बंदा काम करेगा उसी जो परफेक्ट होगा। तो हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल बनाया भाई जिसका काम उसी को साझे, तो जो जिसका काम है उसी को बांटने देना चाहिए, तो वो स्पेशलिस्ट बंदा होगा। लेकिन मैं अकेला सारे काम नहीं कर सकता। अभी बात देखो, ये जो बुक है आपके पेट, अभी मैं घर में बैठ के मैं खुद स्पायरल करता हूँ, सोचो, बैठा हूँ इसे लेके स्पायरल कर रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा घंटे में स्पायरल। ठीक है ना, मैंने तो बना दिया, ठीक है, फाइल पहुंचा दी प्रिंट वाले को, वो ये प्रिंट करेगा कलर, यही स्पायरल करेगा, वही पेपर लाएगा, वही प्रिंट करेगा, सब कुछ। तो मैंने अपना काम बांट दिया। तो मैंने बात कि मैं नोट तैयार कर दूंगा लेकिन प्रिंट कोई और करेगा, तो इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। अब ये देखो, ये कोई पढ़े ना पढ़े, आप पढ़ रहे हैं, दुनिया में बहुत सारे लोगों ने थ्योरी पढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अपने काम में लगाते हैं। अपनी मम्मी से पूछना, मम्मी आपने हिंदी फ्योल के प्रिंसिपल पढ़े? वो बोलेंगे नलायक, तू ही पढ़ ले, वही बहुत है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो डिवीजन ऑफ वर्क बांटते करती है कि नहीं बात? ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए जो एग्जाम में है। अब जो मैं आपको बोल रहे वाला हूं यही क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल भी है और यही आपका HOTS क्वेश्चन भी है, राइट। ठीक है, यहाँ लिखते हैं छोटा छोटा, जिनके पास से बुक आ चुकी है वो साइड में लिखे हैं। फिर बोल रहा हूँ इस पे खिचड़ी नहीं बनानी, वो तो मैं फोकस की वजह से यहाँ लिख रहा हूँ, हिला नहीं रहा। ठीक है, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, ध्यान से देना। अब देखना, मैकडी की बात करते हैं। चलो, मैकडी की बर्गर खा के तुम बर्गर जैसे होने वाले हो एक दिन। इन मैकडी several
operations like cash, ठीक है, मेकिंग बर्गर, साथ के साथ लिखते जाएं कैश, मेकिंग बर्गर, हाउस कीपिंग समझते हो ना, साफ सफाई का काम, हाउस कीपिंग एटसेट्रा आर परफॉर्म्ड बाय, दिख रहा होगा ना थोड़ा, आई होप दिख तो रही होगा, आर परफॉर्म्ड बाय, कौन परफॉर्म करता है, डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट persons, right, which principle मैकडी फॉलोड, ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। अब सोचो यही एग्जाम्पल है और यही क्वेश्चन है। मैं जो पढ़ाता हूं आपको, मैं सीधा सीधा नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाऊंगा आपको उल्टा एकदम, क्योंकि एग्जाम भी उल्टा पूछेगा। मैं पढ़ा देता ऐसे, डिवीजन ऑफ वर्क, सीधा एग्जांपल लिख दिया, जो बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ाते भी होंगे कि एग्जांपल लिख लो भाई, इन मैकडी सेवरल ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ये होता है, ये होता है, ये हो गया, ये इसका एग्जांपल हो गया। मैं इस एग्जांपल को उल्टा बताऊंगा। उल्टा बताने से क्या होगा, आपको ये पता रहेगा कि क्वेश्चन ऐसा नहीं आया, क्वेश्चन ऐसे आएगा। एक्चुअली में क्वेश्चन ये पूछेगा जो मैंने आपको लिखा, जल्दी से नोट करो, है ना, और फिर सोचो इसका आंसर क्या होगा। आई होप नोट कर लिया होगा, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या है। चलिए, तुम पहले पहचान गए थे, को पहचान तो गए थे, पर एग्जाम में पहचानना बहुत जरूरी नहीं। हाँ, तो मैं इस टॉपिक के साथ पढ़ा हूँ। इसका आंसर है डिवीजन ऑफ वर्क। तो आंसर क्या लिखोगे, मैकडी फॉलो, क्या आंसर लिखेंगे इस क्वेश्चन का, मैकडी फॉलो कौन सा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है ना, मैकडी फॉलो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। आई होप बात घुटने तक पहुंच चुकी होगी, है कि नहीं बात, ठीक है। अब चलते हैं, समझ गए, काम बांटना बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, बहुत ही आसान, हम अपने दिन में अपने भी नॉर्मल कामों में ये काम करते हैं। अगला प्रिंसिपल बताया हेनरी फ्योल ने कि सर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत मजेदार प्रिंसिपल है। अच्छा, एक और काम जो बहुत जरूरी है। अच्छा बताओ अब इसके बारे में, ठीक है ना, यहाँ मैं आपको थोड़ा लिख के बताऊँ इसके बारे में। जैसे हमने पहला प्रिंसिपल कौन सा पढ़ा, डिवीजन ऑफ वर्क। अब इसके कई बार एग्जाम में पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट पूछ ले जाते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट मतलब अगर मैं फॉलो करता हूं डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, इफ फॉलोड, अगर मैं इसे फॉलो करता हूं तो इसके क्या फायदे हैं। अगर डिवीजन ऑफ वर्क को मैं फॉलो नहीं करता, इफ नॉट फॉलोड, तो उसके क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। समझ रहे हो बात को, बड़ी खतरनाक चीज है ये। मैं ये नहीं कह रहा कि डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो करने के क्या फायदे हैं, तो ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो करूंगा तो उससे क्या फायदे होंगे। अगर मैं डिवीजन ऑफ वर्क को, है ना, क्या करता हूं, डिवीजन ऑफ वर्क को फॉलो नहीं करता, तो उसके क्या नुकसान होंगे। फॉलो करता हूं, इसके पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे नहीं है कि फॉलो करता हूं तो क्या फायदे हैं, फॉलो नहीं करता हूं तो उसके क्या नुकसान है। ये है, फॉलो करता हूं इसके क्या फायदे हैं, और अगर फॉलो करता हूं तो इसके क्या नुकसान है। ये नहीं है, फॉलो करने के यानी कि प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के कभी कोई नुकसान नहीं है। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं, सर मैंने अपने घर में डिवीजन ऑफ वर्क लगाया तो इसके ये फायदे हो गए। डिवीजन ऑफ वर्क लगाने के नुकसान क्या है। डिवीजन ऑफ वर्क लगाने के कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना, नो हार्म, नो डिमेरिट, कोई हार्म नहीं है, हमेशा फायदे ही फायदे होंगे। समझ में बात, ठीक है। तो इसका मतलब जब मैं बोल रहा हूं इफ फॉलो व्हाट इज द पॉजिटिव इफेक्ट, इफ डज नॉट फॉलो व्हाट इज द नेगेटिव इफेक्ट। अब सोचो क्या होगा पॉजिटिव इफेक्ट। मैं डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो करता हूं, इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, अभी तो पढ़ा हमने। पहला पॉजिटिव है स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, वर्क स्पेशलाइज नहीं होगा, ये तो लिखा ना है को, यही लिखा ये बात, ठीक है ना। क्या फायदा होगा,
स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। ठीक है, दूसरा फायदा क्या होगा बताओ? दूसरा फायदा होगा एफिशिएंसी इंक्रीज, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, राइट। अगर मैं डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो नहीं करता जी, मैं काम को बांटता ही नहीं, मम्मी कह रही मैं ही करूंगी सारा काम, मुझे भरोसा नहीं किसी के ऊपर, तुम एक नंबर के नालायक हो, बिल्कुल भरोसा नहीं करती मैं तुम्हारे ऊपर। अब भरोसा नहीं है तो क्या करें भैया, दुनिया भरोसे पे चल रही है, राइट। तो वो कह रहे सारा काम मैं ही करूंगी। अगर सारा काम मम्मी अकेले खुद करेंगे तो पता क्या होगा, वो हर एक काम में स्पेशलिस्ट नहीं हो सकती, इसलिए लैक ऑफ, इसका उल्टा कर देंगे स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन नहीं होगा। दूसरा नेगेटिव क्या होगा, इसी का उल्टा कर देंगे आप, लैक ऑफ एफिशिएंसी, लैक ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो ये डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो करने के फायदे, ये डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो ना करने के नुकसान। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने दूसरे प्रिंसिपल की तरफ। अब दूसरा जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है सर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी मजेदार चीज है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब होता है किसी को काम करने की पावर दे देना। ठीक है ना, किसी को काम करने की पावर दे देना। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी, उस काम को करने की जिम्मेदारी। दिस इज योर अथॉरिटी, यानी पावर टू डू वर्क, और तुम्हारी ही अगर पावर टू डू वर्क है देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू द वर्क। अगर कोई भी काम तुम्हें करने के लिए दे दिया, ठीक है, तो वो तुम्हारी अथॉरिटी है कि भाई तुम्हें पावर दे, तुम्हें ये काम करना है, तो जिम्मेदारी भी किसकी होगी, तुम्हारी ही जिम्मेदारी होगी उस काम को ढंग से और तरीके से पूरा कर दिया जाए। ठीक है ना। अब जैसे वो बताओ, जो तुम्हारे घर में फ्रिज है उसके ऊपर जो पैसे रखे हैं ना, अरे हाँ सर आपको कैसे पता, चलो वहाँ नहीं रखे कुछ बच्चों के यहाँ, तो सकता है जहाँ टीवी रखा हूँ वहाँ रखे हूँ, डाइनिंग टेबल पे रखे हूँ, और सबसे खतरनाक चीज़ सीक्रेट बताऊँ, मम्मी के चीनी के डब्बे में, नमक के डब्बे में जो खट्टे मीठे नोट रखे हैं ना वो। ये बताओ मम्मी ने जहाँ भी पैसे रखे हैं, हाँ यार मेरी मम्मी रख लेती थी कभी कभी, तो जहाँ भी पैसे रखे हैं वहाँ तुम्हारी पावर है उसके पैसे निकालने की। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अलमारी में चीनी के डब्बों में तो बिल्कुल नहीं जा सकते। अच्छा, अगर डाइनिंग टेबल पे रखे हैं या फिर क्या कहते हैं आपके फ्रिज के ऊपर रखे हैं, तो वहाँ से कितने पैसे उठा सकता हूँ। बच्चा कहेगा सर अगर जरूरत पड़ गई, इमरजेंसी है, भूख लग रही है, घर पे कोई आ गया, न्यूज़पेपर वाला आ गया, प्रेस वाला आ गया, किसी को पैसे देने हैं, देन आई विल टेक अराउंड 200-300 रुपीज़। तो 200 से 300 रुपये तक आप उठा सकते हैं, ये आपकी पावर है, अथॉरिटी दे दी घर वालों ने कि अगर कोई इमरजेंसी है तो आप इतने पैसे ले सकते हैं। उसका जवाब दोगे तो जिम्मेदारी किसकी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी भी तो आपकी होगी कि ये बताना कि हाँ भाई मैंने सही काम के लिए लिया, मैंने कुछ मजे लेने के लिए, उड़ाने के लिए नहीं ले ली पैसे। समझ में ना बात। तो ये हमारे घर में भी तो चलता है, बताओ, हमारे घर में नहीं चलता। मम्मी ने पढ़ा नहीं, पापा ने पढ़ा नहीं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे घर में भी फॉलो होती है। पावर, तुम्हें किसी चीज की पावर दे देना, राइट। मम्मी पापा कह रहे हैं चलो हम 2 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं, वैष्णो देवी चले गए फॉर एग्जाम्पल, तो घर में 2 दिन अकेले, तो ये थोड़े घर का बिल्कुल बवाल मचा दोगे एकदम, है कि नहीं बात। दोस्तों को बुला लिया है ना, पार्टी चल रही है, आंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी यूं ही चलेगी, है कि नहीं बात। तो तुम्हें अथॉरिटी दिए, पावर दिए कि आप घर के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब वो लौट के आएंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपसे ही पूछेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे ढंग से रखना। ठीक है ना, ये थोड़ी कि कहीं जाना है तो खुला छोड़ के चले गए, है ना, ओपन इन्विटेशन चोरों को। ठीक है, सब तुम्हारा है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ले जाओ जो चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी बनती है ना, पावर तुम्हें दिए घर पे रखने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी बनती है कि तुम ढंग से उस चीज को रखो, बाहर जाओ ताला लगाओ, ढंग से घर को संभालो। ठीक है, अब ये तो मैंने घर की बात बता दी, घर में हम फॉलो करते हैं, देयर मस्ट बी अ राइट बैलेंस। अब कोई कंपनी भी ऐसा होता है, ये बताऊंगा कैसे कंपनी में, वो एग्जाम्पल लिखेंगे। तो क्या होनी चाहिए, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में बैलेंस होना चाहिए। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए, यानी ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, अथॉरिटी राइट टू गिव ऑर्डर, तो दोनों में बैलेंस होना चाहिए, सही बैलेंस। इसका मतलब क्या है, पावर उतनी ही दो जितना सामने वाला उसकी जिम्मेदारी ले सके। ठीक है ना, तुम्हें 5-6 हज़ार रुपए दे दे तो शायद तुम उसकी जिम्मेदारी ले सकते हो, लेकिन पापा तुम्हें 5 लाख रुपए दे दे तो शायद वो सोचेंगे कि नहीं यार इसको नहीं दूंगा, शायद ये भी इतना बड़ा नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, हमें पता होना चाहिए कि सामने वाला कितनी पावर को सही इस्तेमाल कर सकता है। समझ ये बात। अब आते हैं एग्जाम में कैसे लिखना है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया एग्जाम में कैसे लिखना है इसको।
अब देखो, सबसे पहले मैं आपको, ये तुमने लिख ही लिया था, सेकंड हेडिंग क्या डालेंगे, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, साइड वाले पेज में नोट करेंगे आप। ठीक है, ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इसके साइड वाले पेज पे आप नोट करेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। राइट, तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहले लिखते हैं हॉट्स, इट्स हॉट। HOTS क्वेश्चन लिखते हैं कि कैसा बनेगा एग्जाम में। एग्जाम में जैसे मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन बनेंगे, सिर्फ नाम चेंज हो सकता है, X का Y हो जाएगा, राम का श्याम हो जाएगा, सीता का गीता हो जाएगा, बस। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आया, एग्जाम क्वेश्चन आपका, मारुति कंपनी सभी जानते हो ना, wants to produce 200 cars in next month। अगले महीने 200 कार बनाना चाहती है मारुति। ठीक है ना, कंपनी गिव्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दे दी कार बनाने की, टू इट्स प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, बट प्रोडक्शन मैनेजर हैज नो पावर टू परचेज रॉ मटेरियल। कार बनाने के लिए कुछ मटेरियल तो चाहिए, प्रोडक्शन मैनेजर के पास कोई पावर नहीं है कि वो रॉ मटेरियल परचेज कर सके। ठीक है ना, राइट। अब बताओ, विच प्रिंसिपल मारुति कंपनी लैकिंग, बताइए, सोच समझ के जवाब दीजिए, ये सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है। बता क्या आंसर होगा इसका, समझ गए। अब कुछ बच्चे हैं सर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लैकिंग, बिल्कुल सही जवाब है ना। बच्चन साहब आएंगे और धीरे से आके छुप छुप के चोरी से चोरी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लैकिंग। अब बच्चन साहब छुप छुप के चोरी से चोरी काट देंगे। एग्जाम में आप लिखोगे, एग्जाम में भी शायद एग्जामिनर का मूड अच्छा हुआ तो आपको नंबर दे देगा आधा, राइट, पूरा नंबर नहीं मिलेगा अगर 1 नंबर में है तो। बताओ क्यों भैया, उसको अथॉरिटी तो दे दी गई है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी गई है, तो आंसर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लैकिंग नहीं होगा। आंसर क्या होगा, ओनली अथॉरिटी इज लैकिंग। ही हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नो अथॉरिटी, ही हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी बट, कैसे लिख दो, ही हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क but he has no authority to bring raw material। समझे मजेदार क्वेश्चन, ठीक है ना। अब बात आती है, अगर इसी को, ये अगर इसी प्रिंसिपल को मैं फॉलो करता हूं, इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता तो क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। ठीक है, राइट, पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले लिखते हैं पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव, राइट। पहले पॉजिटिव है, अगर मैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करता हूं तो क्या फायदे होंगे, बताओ। राइट, बताओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहला, जो भी मैं काम कराऊंगा किसी एक पर्सन से, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दूं, है कि नहीं बात। तो मैं क्या लिखूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फिक्स्ड अपॉन वर्कर, यानी वर्कर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो उसको पता होगा ये उसकी ड्यूटी है और उसे करनी पड़ेगी, नहीं करेगा तो पिटेगा। समझ में आई बात। पहला फायदा, उसको पता होगा भाई उसकी ड्यूटी है, उसे करनी पड़ेगी। हम उससे आगे गाना गा देंगे, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, उसका ही घाटा होगा इसमें, है कि नहीं बात। ठीक है, दूसरा क्या फायदा होगा,
उसे फॉलो करने से। अब हम उसे जब पावर दे देंगे तो हमें पता होगा, हमने लिमिटेड पावर दी है। मम्मी पापा ने तुम्हें फ्रिज के ऊपर से, टीवी के पास से 200-300 रुपये उठाने की पावर दे रखी है ना, तो उसका मिसयूज नहीं करेगा। ज़्यादा उठाओगे तो फिर गाना बजेगा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं, ज़्यादा पिटोगे फिर। तो हम क्या लिखेंगे, नो मिसयूज ऑफ पावर। वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। हम उसे पहले ही डिफाइन कर देंगे, ये तुम्हारी पावर है। अगर मैं अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो नहीं करता, घर वाले खुद ही कहते जितना मर्जी हो उठा ले बेटा, सब तेरा है, क्या है हमारा, ये बता, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा तेरे लिए कमाया है, उड़ा दे सारा, ठीक है, लौट खुश मत हो जाना, ऐसा नहीं बोलने वाले तुम्हारे घर वाले कभी भी, ठीक है ना। तो बताओ क्या होगा, नेगेटिव। अगर उसे एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अगर उसको एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, ठीक है, यानी मैं तुम्हें एक दिन में कह दूं कि पूरी की पूरी बुक एक दिन में पढ़ लो, ठीक है ना, तो तुम तो ढेर हो जाओगे, वहीं लेट जाओगे, है कि नहीं बात। तो क्या होगा, अगर ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा तो वर्कर कैन नॉट परफॉर्म, वर्कर कह दो, एम्प्लॉय कह दो, एक ही बात है, वर्कर कैन नॉट परफॉर्म, तो भैया वो वहीं फैल जाएगा, वहीं फैल जाएगा। वो कहेगा सर मेरी बस की नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ़ कर दो सर, ठीक है। तो बेचारे का डिमोटिवेशन हो जाएगा बहुत ज़्यादा कि यार मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, राइट। इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दो। अगर किसी को तुमने उसका, अगर तुमने किसी को एक्सेस अथॉरिटी दे दी तो उसका मिसयूज नहीं करेगा। घर वालों ने कहा जितने मर्जी उतने उड़ा दे, तो तुम उसका मिसयूज करोगे। तो एक्सेस, अगर एक्सेस अथॉरिटी दे देते हैं, एक्सेस पावर, अगर एक्सेस पावर दे दी तुम्हें कंपनी में किसी ने, ठीक है, तो क्या होगा, जितने भी वर्कर्स होंगे या एम्प्लॉयज होंगे वो क्या करेंगे, वर्कर में मिसयूज इट। घर वाले पैसे रख के चले गए 5,000 रुपये, कहते जितनी ज़रूरत हो ले लेना, तुम्हें सारे पैसे की जरूरत होगी, बल्कि तुम फ़ोन करके बोलोगे पापा ज़रूरत तो ज़्यादा थी पर क्या करूँ, आप अब इतने देंगे तो मैंने काम चला लिया अपना, समझ गए। तो आप उसे मिसयूज कर दोगे, राइट, समझ आ गई बात। तो जल्दी से नोट कर लो, ये बच्चे कह रहे हैं सर नोट कर ले दीजिए, ठीक है ना। तो ये होगा किसका एग्जाम्पल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या हुआ, HOTS क्वेश्चन, और ये उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट। आप पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले प्रिंसिपल, आई होप 2 प्रिंसिपल बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे आपको, कोई नींद नहीं पूछ लेगा तो आप बता दोगे। अगले प्रिंसिपल की बात करते हैं, डिसिप्लिन। ये बहुत ही मजेदार प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल और डिसिप्लिन ये बोलता है कि भाई एक बात मुझे बताओ, जो तुमने आज तक सोचा है, डिसिप्लिन का मतलब वो तो है ना, टाइम पे उठना, भाई डिसिप्लिन तो स्कूल टाइम से जाना, राइट। घर प्रिंसिपल सर या स्कूल में हम चिल्लाते भी हैं डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन में, ठीक है, शोर शराबा नहीं मचाना, तोड़ फोड़ नहीं मचाना, दिवाली वाले दिन प्रिंसिपल सर के ऑफिस में बम लगा देना, ये इनडिसिप्लिन वाले काम हो गए ना, खतरनाक वाले, फिर तुम्हारा नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, ये तो डिसिप्लिन है ही है। यही आप सब जानते हैं, डिसिप्लिन का मतलब यही होता है तरीके से तमीज में काम करना, जो कहा गया वैसे ही करना, यही कंपनी में चलता है, जो कहा गया उतना करना। लेकिन डिसिप्लिन का हेनरी फ्योल ने एक अगला लेवल बताया, यानी एक सेकंड लेवल ऑफ डिसिप्लिन भी होता है। सर सेकंड लेवल ऑफ डिसिप्लिन, जी हाँ भाई और बहनों, सेकंड लेवल ऑफ डिसिप्लिन भी होता है। तो भाई और बहनों, सेकंड लेवल ऑफ डिसिप्लिन मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना, वो क्या होता है। अब देखो सेकंड लेवल ऑफ डिसिप्लिन क्यों कह रहा हूं मैं। अब मैंने कुछ दिनों अभी पिछले क्लास में शायद आपको वीडियो दिखाई थी आमिर खान वाली, याद आ रहा है, ठीक है, और जूही चावला वाली, मिश्रा जी वाली, याद है, हाँ सर याद आ गया वो सर, ठीक है। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी ना, वो वही यहाँ पे काम आएगी, ठीक है। दोबारा नहीं दिखा रहा, वो आप वहाँ देख ही चुके हैं, जिन बच्चों ने अभी नहीं देखी है तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में जाके देख लें। उसमें जो आमिर खान होता है वो क्या बोलता है, बताओ क्या बोलता है आमिर खान उसमें आमिर खान बोलता है देखो मैं अभी तो तुम्हें पैसे दे नहीं सकता, याद आ रहा है कुछ, ठीक है, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि मेरा शर्ट का ऑर्डर है, एक बार वो शर्ट का ऑर्डर पूरा हो जाएगा, है ना, ठीक है, तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, याद आ रहा है। सर दिखा दो एक बार फिर से। जानते हैं कि
ये वाली बिंदानी साहब की 1 लाख शर्ट्स का ऑर्डर हम लोग वक्त पे पूरा नहीं कर पा रहे। अगर ऐसा हुआ तो ये फैक्ट्री नीलाम हो जाएगी। अरे बंदो भाई, बचने का एक ही रास्ता है कि हम लोग दिन में 8 घंटे के बजाय 16 या 20 घंटे काम करें। याद आ रहा है ये वीडियो दिखाई थी? जो जितना काम कर सकेगा उतना अच्छा होगा, जो नहीं कर पाएगा उससे कोई गिला शिकवा नहीं। इसके लिए मैं आपको 3 गुना ज्यादा पैसे भी दूंगा। देखो अब सुनना ध्यान से। लेकिन आज मैं कुछ नहीं दे सकता। आज मेरे पास कुछ नहीं है। पूरे पैसे मैं आपको शर्ट्स की डिलीवरी के बाद ही दे सकता हूँ। अगर आपको मुझ पे भरोसा हो तो। मुझे भी अजीब लग रहा है, मैं मालिक होकर आपको कुछ देने के बजाय आपसे कुछ मांग रहा हूँ। ठीक है, याद आ गया ना? तो अब इसमें देखो, अब इसमें आमिर खान ने वादा कर दिया क्या कि मैं पैसे अभी नहीं दे सकता, ठीक है ना, मालिक होकर मुझे मांगना पड़ रहा है, मैं पैसे तभी दूंगा जब पूरी शर्ट का ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा और आप मुझे, तब तक आप काम मेरे साथ करेंगे और उसके बाद जो भी पैसे होंगे मैं आपको पैसे पूरे दूंगा बाद में। अब देखो यही अगला लेवल है डिसिप्लिन का। आमिर खान ने वादा किया कि अगर आप प्रोडक्शन में मेरी सहायता करेंगे, शर्ट का प्रोडक्शन करेंगे, तो जब हमारी कंपनी लॉस से बाहर आ जाएगी, हमारा शर्ट का ऑर्डर पूरा हो जाएगा, तब मैं आपको तब पैसे दूंगा। अब सारे एम्प्लॉयज ने काम किया जी जान लगा के, है ना, याद है ना? सारे के सारे एम्प्लॉय कहते हैं, इमोशनल भी हो जाते हैं, सर आपने ऐसी बात कर दी, ठीक है, राइट। जिन बच्चों ने वीडियो देखी है वो पूरी वीडियो दिखाई थी मैंने पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। हम जी जान से काम करेंगे सर, 2 घंटे काम, 2 डबल शिफ्ट में काम करेंगे सर, फ्री में काम कर देंगे। अभी अब देखो वर्कर्स ने बहुत बहुत मेहनत करके काम किया, शर्ट का ऑर्डर पूरा कर दिया इस पिक्चर में, ठीक है। इस पिक्चर का नाम है हमें राही प्यार के, ठीक है, वो तो गाना है हमें राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, है ना। तो भाई अब इस पिक्चर में क्या होता है, मान लो शर्ट का ऑर्डर पूरा कर दिया, सबने मन लगा काम किया, आमिर खान ने बाद में पैसे देने से मना कर दिया। दैट इज कॉल्ड इनडिसिप्लिन। आमिर खान ने ईमानदारी से सारे पैसे वर्कर्स को दे दिए कि भैया अब मैं तुम्हें 3 गुना पैसे देने का वादा किया था, ठीक है, तो जो वादा किया वो मैं निभाता हूँ, क्योंकि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, मैं तुम्हें सारे पैसे दे देता हूँ। तो ये क्या हुआ, डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन नॉट ओनली इंक्लूड्स पंक्चुअलिटी, नॉट डूइंग एनी नेगेटिव वर्क, फॉल्स वर्किंग, बट ऑल्सो इंक्लूड टू फुलफिल योर प्रोमिसेस, राइट। तो अपना वादा निभाना भी क्या है, डिसिप्लिन में आता है, ठीक है, समझ गए। तो देखो यही HOTS आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, राइट। लिखते हैं, समझ में ना बात। अब देखो कैसे लिखेंगे, एग्जाम में कैसे आएगा, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, गर्मा गर्म क्वेश्चन, इट्स हॉट। मैनेजमेंट एंड लेबर, मैनेजमेंट कौन हो गया, आमिर खान, एग्जाम में आमिर खान की जगह एक्स या मैनेजमेंट आ जाएगा। एंड लेबर, लेबर कौन हो गए, जो उनके सारे वर्कर्स बैठे थे जो शर्ट का सिलने का काम करते थे। एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट, entered into contract that if workers put extra hours, डबल शिफ्ट में काम करना, याद है जो वीडियो दिखाई थी वही, विदाउट पे, राइट, to bring company out of loss. In return, Amir Khan, any management, promises to pay, डबल लिख दो, ट्रिपल लिख दो ना, डबल वेजेस, राइट।
अब इसके देखो दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, मैनेजमेंट डिड नॉट पे वेजेस टू एम्प्लॉय, ठीक है ना, मतलब दैट मीन्स वर्कर्स ने काम किया, वर्कर पुट एक्स्ट्रा आवर्स, या वर्कर डन द एक्स्ट्रा वर्क, मैनेजमेंट विल नॉट पे। वर्कर डन द एक्स्ट्रा वर्क एंड मैनेजमेंट यानी आमिर खान पेड देम डबल वेजेस एज प्रोमिसेस, एज प्रॉमिस, जो उसने प्रॉमिस किया। तो बताओ दो क्वेश्चन बन गए नहीं बन गए? तो ये आपके एग्जाम के दो क्वेश्चन बन गए। अब सोचो, ठीक है। पहले का आंसर, सर हमें पता है, हम बताएंगे। हाँ, पहले का आंसर, ठीक है। विच क्वेश्चन क्या बनेगा? विच प्रिंसिपल इज लैकिंग या नॉट फॉलोड, है ना। विच प्रिंसिपल लैकिंग कह दो या नॉट फॉलो कह दो, समझ चुके तुम बात को, है ना। विच प्रिंसिपल इज लैकिंग, पहला आंसर बताओ क्या दोगे? मैनेजमेंट ने पैसे नहीं दिए, तो आप क्या लिखोगे? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इज लैकिंग। और मैनेजमेंट ने पैसे दे दिए, तो क्या लिखोगे? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इज फॉलोड। समझ गए? तो एक तीर से दो शिकार, राइट। तो एक तीर से दो शिकार हो गए नहीं हो गए? ठीक है, रुक जाओ, अभी नोट करने का टाइम दे दूंगा, टेंशन ना लो, इसे नोट कर लेना, राइट। अब अगला पॉइंट, अगर मैं ये प्रिंसिपल फॉलो करता हूं तो क्या पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे? अगर मैं ये डिसिप्लिन का प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता हूं तो क्या नेगेटिव आएंगे? नहीं, अगर नहीं करता तो क्या नेगेटिव आएंगे, ठीक है ना, राइट। अब बताओ क्या होगा अगर मैं फॉलो करता हूं, तो आंसर क्या होगा? पहला पॉजिटिव इफेक्ट, स्मूथ या इफेक्टिव कह दो वर्किंग ऑफ बिजनेस, है ना। दूसरा पॉजिटिव इफेक्ट, गुड रिलेशनशिप, अच्छे रिलेशनशिप नहीं होंगे कि भाई कंपनी ने वादा किया और वो निभा दिया, भाई बहुत बड़ी कंपनी है हमारी, ऐसी बात नहीं है कि झूठ नहीं बोलते, बेईमानी नहीं करते। तो गुड रिलेशनशिप बिटवीन आमिर खान यानी कि मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। तीसरा भी आप लिख सकते हैं गुडविल ऑफ द कंपनी इंक्रीज, कंपनी की गुडविल भी बढ़ेगी, इज्जत भी बढ़ेगी, ठीक है ना, एम्प्लॉयज के सामने। अगर ये डिसिप्लिन वाला प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते, आमिर खान कहता है बाद में नहीं देता पैसे, कर लो क्या कर लोगे, ठीक है। तो लड़ाई झगड़े के अलावा देखो क्या होगा, लोग क्या करेंगे? लड़ाई झगड़ा करेंगे, ठीक है। लड़ाई झगड़ों क्या बोलेंगे? रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि हमारी बातें नहीं सुनते तो लड़ाई झगड़ा होगा। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसओबे, ठीक है। और क्या गलत बात होगी, और क्या गंदी बात होगी? बैड रिलेशनशिप, इसका उल्टा कर देंगे ना, बैड रिलेशनशिप बिटवीन आमिर खान एंड वर्कर यानी मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, ये गंदी बात हो जाएगी, ठीक है ना। गाना गाते हुए गंदी बात, गंदी 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 बात। एक बच्चे की अंतरात्मा कह रही सर इसका भी उल्टा कर दो, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी की गुडविल मार्केट में कम हो जाएगी, बहुत ही बेकार टुच्ची कंपनी है, समय नहीं देती बिल्कुल भी, है ना, वादा कर लेती है पूरा नहीं करते, ठीक है ना। तो जिन बच्चों ने नोट नहीं किया बेचारे समझ रहे थे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले आप ये नोट कर लें, फिर मैं नीचे थोड़ा सा कर दूंगा, फिर दूसरा नोट कर लेना, ठीक है ना। तो जल्दी से नोट कर ले, 2-3 मिनट का ही समय है आपके पास। आपकी फरमाइश पे गाना भी चला देते हैं। चलो, कुछ बच्चे कह रहे गाना नहीं चलाए सर बहुत दिन से, चला देते हैं। चलो, ठीक है जी, आई होप नोट कर लिया होगा।
हाँ ये कुछ वैसे ही गाना था भैया, वैसे ही गाना था, मैं समझ गया तुम्हारे अंतरात्मा क्या कह रही है। से तो कुछ वैसे सही था, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं आता। हाँ ये उसका जवाब दिया बेचारी लड़की ने कि मजबूरी थी इसलिए नहीं हो पाया। समझ में आ रही ना बात? ठीक है, सुन लेना, मिल जाएगा कहीं ना कहीं तुम्हें। राइट, तो हटाते हैं इसको, चलते हैं अपने अगले प्रिंसिपल की तरफ। ठीक है जी, अपने अगला प्रिंसिपल जिसका नाम है यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है ना सर, दिख नहीं रहा कुछ भी, यूनिटी डायरेक्शन दिख रहा है बस। अरे हाँ बच्चों को देख रहे हैं, दिख गया। चलो भाई ये पढ़ते हैं एक, फिर बाकी अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड ये बिल्कुल सिंपल है। यूनिटी ऑफ कमांड, देखिए भाई यूनिटी ऑफ कमांड ये बोलता है, जो मेरे साथ भी हुआ था एक बार, बहुत ही ज़बरदस्त हादसा। जिस CFO में पहले मैं जॉब करता था पढ़ाने से पहले, ठीक है ना, जिस CFO में मैं जॉब करता था, राइट, हाँ सर, ठीक है, फिर क्योंकि मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता था, तो फिर मेरे को लगा बहुत सारे लोग कहते हैं जो काम अच्छा लगे दिल को वही करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने भी यही किया। तो 1-2 साल मैंने एक CFO में जॉब भी करी। ठीक है, और सच बताऊं तो अब तुमसे क्या छुपाना, घर वाले बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हुए मेरे। ठीक है, आज से होगी 10-12 साल पहले की बात। सैलरी मेरी अच्छी थी, उस टाइम के हिसाब से सैलरी भी अच्छी थी, सब कुछ बढ़िया था। फिर एकदम से मैंने घर वालों को झटका दे दिया, जोर का झटका धीरे से लगा उन्हें, कि मैंने कहा पापा मैंने ऑफिस में रिज़ाइन दे दिया, मैं पढ़ाऊँगा। बस पापा ने पता नहीं अपने आप को कैसे रोक लिया, वरना उस दिन मैं कूट ही चुका था, बहुत बुरी तरह कूटते उस दिन मुझे, वो पता नहीं क्यों रोक लिया उन्होंने मुझे। मैं तैयार भी था इस चीज़ के लिए, सच बताऊँ तो मैं तैयार था कि हाँ भाई पिटना भी है। तो पापा ने कहा दिमाग ठिकाने पे नहीं है क्या, अच्छी खासी जॉब, बढ़िया इनकम है, ठीक ठाक अच्छी सैलरी मिल रही है, आगे ग्रो ही करोगे, आज से 10 साल के बाद डबल ट्रिपल हो जाएगी इससे, राइट। और अब क्या करने की सोच ली एकदम से, पापा पढ़ाऊँगा मैं। ठीक है ना, पापा ने कहा बस क्या बताऊँ मैं, तो पिट जाता उस दिन में। तो मैं आपको सही बताऊँ, जब मैंने पहले महीने में पढ़ाया एक जगह पे, ठीक है ना, तो आपको पता है मेरी इनकम थी 5000 पर मंथ। मैंने एक महीने में, जब पहले महीने में पढ़ाया तो मैंने सिर्फ 5000 रुपये एक महीने के कमाए, और मैं जो जॉब छोड़ी उससे कहीं ज़्यादा कमाता था। ठीक है, तो घर वालों को गुस्सा जायज़ था। देखिए घर वाले हमेशा आपको प्रोग्रेस करना देखना चाहते हैं, कभी नीचे नहीं देखना चाहते। कभी सोचा है कि सैलरी बढ़ने की बजाय घट जाए? अब घर वालों से भी कुछ नहीं कह सकता था। अब सोचो 5000 में मुझे जहाँ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वहाँ का खर्चा भी निकालना होता था। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में स्ट्रगल बताया था ना, तो वही मैं को बताता था कि मैं स्ट्रगल करूँगा तो शायद आगे मैं इस काम में बढ़ूँगी, मुझे ये काम अच्छा लगता है। ठीक है, तो घर वालों के अगेंस्ट मैंने ये काम किया। और तब ऑटो वाला ना एक जगह से मुझे दूसरी जगह पे छोड़ने के, जब मैं जाता था तो मुझे 2-3 ऑटो चेंज करने पड़ते थे, उस टाइम पे कार नहीं थी मेरे पास। ठीक है, राइट, तो 10 रुपीज़ है ना, हालांकि ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, पर फिर भी 10 रुपीज़ बचाने के लिए मैं उस जगह से कम 3 या 4 किलोमीटर पैदल चलता था। क्योंकि 5000 अगर मैं कमा रहा हूँ और उतने ही पैसे अगर मैं ट्रैवलिंग में कर दूंगा तो मेरे पास अपने लिए कुछ नहीं बचेगा, तो कुछ तो सेव होना चाहिए ना। तो कुछ पैसे मैं ऐसे बचाया करता था, ऑटो की बजाय पैदल चल लिया तो 10 रुपये बचा लिए, छोटी छोटी सेविंग कर लिया करता था मैं अपने काम के लिए। तो मुझे लेकिन ये प्रूफ कर, घर वालों से सबसे मुसीबत की चीज़ है, ऐसा नहीं कि घर वाले नहीं दे सकते थे। ठीक है ना, घर वाले हमेशा सबके लिए दे सकते हैं, वो हमेशा कमाते अपने बच्चों के लिए ही है, लेकिन मैं नहीं मांगना चाहता था, क्योंकि मैं मांगता तो, समझ लो बात को। ठीक है, तो खैर अब मैं जब पीछे देखता हूँ अपनी ज़िंदगी में तो मुझे तसल्ली भी होती है, और सही बताऊँ तो सुकून भी मिलता है, और मेरे घर वालों को भी आज तसल्ली भी है, सुकून भी है। चलो ठीक है, अपने मन से जो काम कर रहे हैं अच्छे से कर रहा है, राइट। अब देखिए मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ और आप मुझे दूर दूर तक सुन भी पा रहे हैं, है कि नहीं बात? ठीक है, तो शायद जॉब में होता तो या मेरी आवाज़ कोई दूर दूर तक सुन नहीं पाता, राइट। तो भाई थोड़ा सा स्ट्रगल इस तरीके से हुआ, तब आप लोगों से दोस्ती हो ही गई है, आप कमेंट करके इतना प्यार मोहब्बत देते हैं, सोचा आपको बता दूं। ठीक है, कि ज़िंदगी में कभी स्ट्रगल से नहीं घबराना। जिस दिन स्ट्रगल से घबरा गए, जिस दिन अपनी मेहनत से घबरा गए,
उस दिन जीवन में कुछ नया और कुछ यूनिक और कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, वही करते रह जाएंगे जो दुनिया करती आ रही है। ठीक है ना। अगर मैंने शायद घर वालों के डर से वो डिसीजन ले लिया होता तो शायद मैं ये बुक प्रिंट नहीं करा पाता, है ना। इसे मेहनत करने में भी मुझे मज़ा आया और मुझे पता है जिन बच्चों के पास से बुक पहुंच चुकी है उन्हें पढ़ने में भी उतना ही मज़ा आ रहा होगा, है कि नहीं बात, राइट। तो इसलिए हाँ ये भी बताऊँगा, इसलिए कभी मेहनत से नहीं घबराएं। हाँ लेकिन हाँ करना ईमानदारी से, उम्मीद से, ईमानदारी से। घर वालों को बोल देना देखो पापा मैं मम्मी पापा से करना चाहता हूँ पापा, लेकिन सक्सेस फेल तो सब ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से करूँगा, बेईमानी नहीं करूँगा इसमें। तो पूरी ईमानदारी से काम किया मैंने, ठीक है ना, राइट। हो सकता है मैं जॉब से आज भी, हो सकता है मैं अपनी पुरानी जॉब से कम कमा रहा हूँ या ज़्यादा कमा रहा हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इनर सेटिस्फेक्शन मुझे तसल्ली मिलती है जब आप मुझे पर्सनली कमेंट करते हैं, जब आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं, जब आप मुझे थैंक्स बोलते हैं, जब आप मुझे वीडियो में कमेंट करते हैं, जब मैं लाइव पढ़ाता हूँ बच्चों को तो उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, राइट। वो मुझसे इंस्पायर होते हैं, मैं उनसे इंस्पायर होता हूँ, नई चीज़ों को तसल्ली मिलती है, मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है। जो सेटिस्फेक्शन वो शायद पैसों से भी बहुत बढ़कर है। द सेटिस्फेक्शन यू हैव, इनर पीस जिसे बोलते हैं ना, अंतरात्मा की शांति, वो शायद सब पैसों से बढ़कर है। जब वो मुझे मिलती है आप सबके सपोर्ट और लव से, प्यार से, जो आप सही बच्चे हैं। जब एक बच्चा बेचारा हर वीडियो में, है ना, उसको मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, वो बेचारा हर वीडियो में एक ही टैगलाइन डालता है, थैंक यू और हैशटैग बेस्ट टीचर ऑफ बिजनेस स्टडीज़। तो मुझे इतनी खुशी होती है, शायद वो सेटिस्फेक्शन मैं पुराने जॉब में नहीं ले पाता, है कि नहीं बात, ठीक है। तो थैंक यू, जो बच्चे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली अभी, ठीक है। आप हमेशा ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, थैंक यू वेरी मच। तो खैर थोड़ी इमोशनल साइड में चला गया। देखिए हर इंसान का इमोशन साइड होता ही है, मोटिवेशन साइड आप देख चुके, इमोशन साइड है मेरा। तब मेरे साथ क्या हुआ, उस ऑफिस में मेरे साथ क्या हुआ, ठीक है, फिर एंड करते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड की एक प्रॉब्लम हुई। अब मेरे पास, मेरे जहाँ मैं काम करता था, मैं टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता था, इसलिए मैं इनकम टैक्स भी पढ़ाता हूँ, सीए वगैरह भी कम वाले बच्चों को। तो लेकिन दूसरा डिपार्टमेंट था अकाउंट्स वाला। अकाउंट्स वाले सर ने एक दिन मेरे पास बहुत इमरजेंसी पे, हमको यार मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम हटा, ये पहले कर दे। एक बहुत इंपॉर्टेंट काम मुझे टैक्स वाले सर ने भी दे रखा था, जिनके अंडर मैं काम करता था। अब दोनों ही सर हैं, दोनों को मना नहीं कर सकता। अब जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड हैं वो मुझसे कह रहे हैं ये काम जल्दी से कर दे, अगले 2 घंटे में चाहिए। जो टैक्स डिपार्टमेंट के हेड है मुझसे कह चुके हैं भैया ये काम तुझे करना ही है। अब मुझे दोनों के काम एक ही टाइम पे करने हैं, ठीक है। अब जो क्योंकि सामने वो थे तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाया, उनका काम करने लगा। टैक्स वाले सर 2-3 घंटे में आए, उन्होंने कहा तेरे को काम दिया था वो हुआ नहीं हुआ। मैंने कहा सर नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया सर, क्या करें, उस टाइम पे थोड़ा यंग थे, डांट भी खा लिया करते थे, है ना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बड़ों की डांट खानी है। तो मैंने कहा सर, डांट लगा दी उन्होंने मेरी। मैंने कहा सर वो उन्होंने बोला ना कि बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा मेरे अंदर ट्रेनिंग है तेरी, उनके अंदर ट्रेनिंग, मेरे अंदर काम कर रहे हो, उनके अंदर काम कर रहे हो। मैंने कहा सर अंडर तो आपकी मैं वर्क कर रहा हूँ, मेरा डिपार्टमेंट आप वाला ही है। तो मैंने कहा सर मैं मना कैसे करता। अब ये बात बताओ, उन्होंने मुझे डांट लगा दी इधर अकाउंट्स वाले से, हाँ जी मेरा काम हुआ नहीं हुआ सर, वो टैक्स वाले सर मैनेजर साहब बोल रहे हैं ऐसा करना है। अरे जब मैंने कहा मेरा इतना इंपॉर्टेंट काम है तो वो करोगे नहीं करोगे, उन्होंने मेरी डांट लगा दी। अब उन दोनों की लड़ाई के चक्कर में, उन दोनों की सर की ईगो के चक्कर में कह दो पिसा कौन, पिसा मैं, है कि नहीं बात, ठीक है ना। ओखली में सर दे दिया तो मूसल से क्या डरना, वही वाली बात है ना। तो भैया मैं तो पिटा, दोनों तरफ से डांट खा रहा हूँ मैं। अब मैं सोच रहा हूँ भैया सर पकड़ के बैठा हूँ मैं, है ना, ऊपर वाले से, ये भगवान मेरी क्या गलती है भाई, मेरी क्या गलती है, ठीक है ना, फिंगर क्रॉस, मैं पिट ना जाऊँ, बस पिट ना जाऊँ आज। गलती बताओ किसकी है। अंतरात्मा की आवाज़ से देखो गलती किसकी है। गलती पता है मेरी नहीं है, गलती हमारे मैनेजमेंट की है, दोनों सर की। आई एम सॉरी सर, पता लगा वही वीडियो सुन रहे हो तो कहेंगे बच्चों कॉल कर देंगे, इधर आइए जरा, क्या बोल रहा है तू, दुनिया को क्या बता रहा है। इसलिए नाम नहीं ले रहा मैं उनका, इसलिए फर्म का नाम भी नहीं बताऊँगा, ठीक है। अब दोनों सर की गलती है। पता क्या फॉलो नहीं किया, शायद उन्होंने पढ़ के भी इग्नोर किया हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल को, यूनिटी ऑफ कमांड को। तो हेनरी फ्योल ने पता क्या बोला, देयर शुड बी ओनली वन बॉस, एक ही बॉस होना चाहिए, एक ही आपके ऊपर हेड होना चाहिए, तभी कुछ फायदा होगा। देयर शुड बी ओनली वन बॉस, ठीक है। अगर 2 जने आपको कमांड देंगे, देखो लिखा एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस,
अगर 2 जने देंगे मोर देन 1 तो पता क्या हो, कंफ्यूजन होगी, मैं किसी का काम नहीं कर पाऊंगा और दोनों के काम बेकार हो जाएंगे, दोनों का काम बेकार हो जाएगा। समझ में आ गई नहीं बात, समझ में आ गई? ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड बिल्कुल बहुत ही बढ़िया प्रिंसिपल बनाया। देयर शुड बी ओनली वन बॉस, एक ही बॉस होना चाहिए आपके सर पर, 2 नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब इसका एग्जाम में HOTS कैसे बनेगा, ठीक है ना, पहले HOTS लिखेंगे फिर पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट भी लिख देंगे। ठीक है, बताइए HOTS कैसे बनेगा, देखो यही एग्जाम्पल से, ठीक है, देखते हैं, दिख रहा है ना, हाँ सर दिख रहा है। देखो क्या एग्जाम्पल होगा, अगर यूनिटी ऑफ कमांड हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, देखो क्या एग्जाम्पल बनेगा। अब देखो सेल्स पर्सन, जो सेल्समैन है, यानी ऐसे लिख दे सेल्समैन आस्क्ड, उसे कहा गया टू गिव डिस्काउंट 20% बाय सेल्स मैनेजर। ठीक है, मेरे सर ने भी बोला भाई ये काम करना पड़ेगा तुझे, बट यही एग्जाम का क्वेश्चन है, बट फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, टेल्स हिम ओनली डिस्काउंट अलाउड इज, कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, ओनली डिस्काउंट अलाउड इज मैक्सिमम 10%, 10% ज़्यादा का आप डिस्काउंट नहीं दोगे। अब बताओ विच प्रिंसिपल इज लैकिंग, कौन सा प्रिंसिपल पूरा नहीं हो पा रहा, राइट, यानी एक समझ गए, यही क्वेश्चन बनेगा और यही आपको आंसर देना है। एक ही सेल्समैन को 2 लोग ऑर्डर दे रहे हैं, एक सेल्स मैनेजर दे रहा है, एक फाइनेंस का मैनेजर दे रहा है, एक कह रहा है 20% दो, एक कह रहा है 10% से ज़्यादा नहीं देना है, तो बेचारा किसकी सुने, तुम क्या लिखेंगे, देयर इज नो यूनिटी ऑफ कमांड, आपस में यूनिटी ऑफ कमांड नहीं। ठीक है, आगे बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट, ठीक है ना, पॉज करके लिख लेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव भी लिख लेते हैं। अब बताओ क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, यानी कि अगर मैं यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो करता हूं तो इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, और अगर मैं यूनिटी ऑफ कमांड जैसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, ठीक है ना, तो उससे क्या नुकसान होगा, पॉजिटिव बताओ। यूनिटी ऑफ कमांड, एक ही बॉस खूसट टाइप का और एक बेचारा मासूम सा एम्प्लॉय, है ना, एक ही बॉस होना चाहिए, 2 खूसट बॉस नहीं होने चाहिए। ये बेचारा सर पकड़ के बैठा है, मरवा दिया भैया, ये है ना, हाँ ये मेरे जैसे, ये समझ लो बेचारा। अब पहले लिखते हैं पॉजिटिव, अगर मैं यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो करता हूँ तो उससे मुझे 2 फायदे कौन से होंगे। पहला, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, काम में कोई कन्फ्यूजन नहीं, एक ही बंदे का काम करना, उसका मैं अच्छे से काम कर दूंगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। दूसरा मतलब दूसरा क्या होगा, गुड परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, यानी एफिशिएंसी कह दो, है ना, परफॉर्मेंस इंक्रीज, क्योंकि एक ही बंदे का काम करना तो उसी में मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा, यानी कि अगर मैं टैक्स डिपार्टमेंट में था मैं टैक्स में ही एक्सपर्ट हो जाऊंगा, राइट। अगर मैं मेरी कंपनी यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं करती, यानी मेरे दोनों सर को ये बात समझ में नहीं आती कि भाई दोनों को ऑर्डर देने से कंपनी का और बेचारा इस एम्प्लॉय का भी नुकसान है, तो उसके नेगेटिव इफेक्ट क्या होंगे। इसका उल्टा, क्रिएट नेगेटिव इफेक्ट, क्रिएट कंफ्यूजन, और दूसरा नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा बताओ, ठीक है, डिले इन वर्क, दिख रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ तो साथ में लिखते भी जाना, डिले इन वर्क, काम में भी बहुत ज़्यादा डिले होगा, ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई होगी।
4 प्रिंसिपल अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी हैं, राइट। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तो तब तक सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और वंस अगेन इसकी तरफ बढ़ते रहिए। टेन टेन।